सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज पॉलिटी का फर्स्ट क्लास। ठीक है, पॉलिटी का फर्स्ट सेशन रहेगा हमारा ये। इसमें हम बात करने वाले हैं पॉलिटी में जो हमारा भारतीय संविधान है इसके बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए भारतीय संविधान होता क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का इतिहास आपको पहले जानना पड़ेगा। ये मैं क्या कहते हैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अभी हमारा जो फर्स्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए 9 दिन बचे हैं। तो इसमें से मैं आपको 5 दिन थ्योरेटिकल कराऊंगा और 4 दिन इसके एमसीक्यूज लेके आऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और वीडियो को अच्छे से देखना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो देखिए जो भारतीय संविधान है इसका इतिहास क्या रहा, इसकी शुरुआत होती कैसे है। तो जो भारतीय संविधान का इतिहास है इससे पहले देखा जाए तो पहले क्या हुआ था ना, 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी की लड़ाई होती है। जो अंग्रेज था जनरल, वो था रॉबर्ट क्लाइव, और जो बंगाल था, बंगाल का गवर्नर था सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देता है। ठीक है, सिराजुद्दौला हार जाता है उस युद्ध में, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। उसी के कुछ साल बाद, ठीक है, जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ उसके कुछ साल बाद 1764 ईस्वी में, ठीक है, 1764 ईस्वी में क्या हो जाता है, बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध जब होता है तो उसमें अंग्रेजी जो सैनिक होता है, अंग्रेजी जनरल बोल सकते हो, वो कौन होता है, हेक्टर मुनरो होता है। ठीक है, हेक्टर मुनरो होता है और दूसरे साइड से होता है सिराजुद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संगठित सेनाएं इसके खिलाफ लड़ती है, लेकिन उसमें भी हेक्टर मुनरो जीत जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि पूरे बंगाल पर, ठीक है, पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, बंगाल पर जैसे ही आधिपत्य हुआ उनका, तो उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने लग गई। फिर ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करने लग गई बंगाल पर। ठीक है, तो जैसे ही बंगाल पर शासन करने लगी तो उसके बाद कुछ टाइम बीतता गया तो 1773 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1773 ईस्वी में इन्होंने एक क्या करा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करा था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773 ईस्वी में। तो इसके तहत उन्होंने बहुत सारे नियम वगैरह बनाए, बहुत सारी चीज़ें करी। ठीक है, इतना मैं डिटेल में अभी नहीं बता सकता क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो इसकी विशेषताएं ये थी कि मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी विशेषताएं बताता हूँ। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी कि जो मतलब बंगाल का गवर्नर होगा, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर होगा अब उसको क्या बोला जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया जाएगा। ठीक है, जनरल की उपाधि दी गई थी उसको, तो बंगाल का जनरल गवर्नर होगा अब। और मुंबई से जो मद्रास का गवर्नर होगा ये सब इसके अधीन होंगे। ठीक है, मद्रास, मुंबई से लेकर मद्रास तक के जितने गवर्नर होंगे वो सब किसके अधीन होंगे, बंगाल के गवर्नर के, जनरल के अधीन होंगे। ठीक है, तो इसी के तहत मतलब जो ये एक्ट पारित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो इसके तहत जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। ठीक है, बंगाल के। तो इसी के तहत बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। फिर इन्होंने 1774 में, ठीक है, 1774 में क्या किया, एक अधिनियम पारित किया जिसको कलकत्ता अधिनियम बोला गया। ठीक है, तो इसके तहत मतलब इनमें 3 मुख्य न्यायाधीशों को चुना गया था। जैसे एक का नाम था चैम्बर्स, दूसरे थे लिमेंस्टर, तीसरे हाइट, तो इनको चुना गया था। इस तरीके से इनका चलता रहा। फिर काफी टाइम बीता, बहुत सारे अधिनियम इन्होंने क्या करे, लागू करे। लेकिन एक मुख्य आता है 1813 ईस्वी का अधिनियम। ठीक है, 1813 ईस्वी में इन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था चार्टर अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम इन्होंने पारित किया। चार्टर अधिनियम की खासियत ये की इसमें मतलब जो कंपनी का अधिकार पत्र होता था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ गया था। ठीक है, जो कंपनी पर अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था इसके अंतर्गत। और जो कंपनी थी वो भारत के साथ व्यापार करने में एकाधिकार, उसके जो व्यापार करने के अधिकार थे कंपनी के, इसको छीन लिया गया था। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अधिनियम हुए। तो इस अधिनियम को पूर्ण तरीके से दोबारा एक बार और इस अधिनियम को लॉन्च किया, वो किया था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1833 ईस्वी का क्या किया, चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि इस अधिनियम के तहत जो भी कंपनियां थी उनसे क्या कर दिया था, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए थे। अब जो कंपनी थी उसके व्यापारिक अधिकार होते थे जो, उनको खत्म कर दिया था पूरी तरीके से। और दूसरी चीज क्या करी थी, जो कंपनी थी, कंपनी मतलब जो कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से कर रहा था, अब वो भारत सरकार पर खाली राज कर रही थी। ठीक है, अब जो व्यापार था वो तो बंद कर दिया था। अब सिर्फ क्या होगा कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो सिर्फ भारत पर शासन करना ही उसका क्या रह गया था, मकसद रह गया था। ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड
वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उसके बाद जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, तो उसको क्या कहा जाने लगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। उसके बाद फिर और चार्टर अधिनियम 1853 का आता है, ठीक है। 1833 के बाद क्या आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम है। ये आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीधे हम बात करते हैं उसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसके तहत क्या हुआ कि जब इस अधिनियम में जो साइमन कमीशन था, ठीक है, साइमन कमीशन था, तो इसकी एक रिपोर्ट पर आधारित थी। जो 1935 का जो भारत अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, तो ये किस पर आधारित था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत कितने अनुच्छेद बताए गए थे, जो संविधान उस टाइम पे एक वो बनाया था 1935 का अधिनियम, तो उसमें 321 अनुच्छेद दिए गए और 10 अनुसूचियां दी गई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषता इसी प्रकार थी कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, बहुत सारी चीजें हुई। और जो एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। इसके तहत क्या हुआ कि 1919 में कि जो महिलाएं थी भारत की, उनको पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो भारत की महिलाएं होती थी उनको वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री होते थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे, तो वो थे लॉयड, ठीक है, लॉयड जॉर्ज उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके का इतिहास रहा संविधान का। फिर बात करते हैं अब सीधे हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन रूप से संविधान होता क्या है, ठीक है। संविधान होता है कि एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार और नागरिक दोनों क्या होते हैं, बाध्य होते हैं, ठीक है। सरकार भी इसके कानूनों को पालन करने के लिए बाध्य होती है और जो नागरिक होता है वो भी इसके कानूनों को पालन करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। उसको बोला जाता है संविधान। तो भारतीय जो संविधान है, इसका संविधान निर्माण कार्य हुआ, तो इसके निर्माण में कितना टाइम लगा था, तो संविधान निर्माण में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा था, ठीक है। 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 18 दिनों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और ये निर्माण कार्य का जो श्रेय जाता है मुख्य रूप से, वो किसको देते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, कि द्वारा किया गया था इसका निर्माण, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। और 1949 में इसका क्या हुआ कि जो महामहिम राष्ट्रपति जी बने उस टाइम पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अभी बात करूंगा कि राष्ट्रपति कैसे बने, किसके तहत बने, ठीक है। ये इसके हाईलाइट्स हैं, ये पहले दिखा रहा हूं आपको। तो जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनको दे दिया गया इसका पूरा कार्यभार उसके बाद, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई उसको बनाने की, तो वो हो जाती है पहले ही, तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब इसका कार्य पूर्ण हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ये बेसिक सा है, ठीक है। अब भारत का जो संविधान है, ये लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। और भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, वो पड़ा था भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसके बारे में अभी मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। जो 1935 का शासन अधिनियम था, वो किस पर आधारित था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें कितने थे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो जो ये भारतीय संविधान था, इसमें क्या थे, इसमें जो 250 अनुच्छेद है, जो अभी का भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, 395। और जो 1935 का था उसमें कितने थे, उसमें थे 321, ठीक है। तो जो ये अभी का संविधान है, इसमें 250 जो ऐसे अनुच्छेद हैं, ठीक है। अभी के संविधान में 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 से ही हूबहू लिए गए हैं, ठीक है। ये मान के चलो कि 1935 के जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर जो आधारित संविधान का वो था, उससे अनुच्छेद 250 अनुच्छेद सीधे कॉपी कर लिए गए, बाकी बचे हुए नए बने थे, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों की संविधान की अहम भूमिका है, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया। तो 10 देशों का इसमें मुख्य रूप से वो रहा, 10 देशों से हमारे संविधान के तत्वों को लिया गया है। अब देखते हैं संविधान के प्रकार कितने होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान, ठीक है। तो लिखित संविधान में होता है कि लिखित संविधान सर्वप्रथम किस देश का बना था, वो देखिए। तो लिखित संविधान सर्वप्रथम बना था अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वप्रथम लिखित संविधान
संविधान बना जो 1789 ईस्वी में बन गया था। ठीक है, 1789 ईस्वी में लागू हुआ और इसकी रचना करी थी हैमिल्टन ने। ठीक है, हैमिल्टन ने क्या करी थी, अमेरिका के संविधान की स्थापना करी थी इन्होंने। और जो ये हैमिल्टन है, इनको क्या कहा जाता है, संविधान का जनक बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक विश्व के देशों में संविधान का जनक बोला जाता है हैमिल्टन को। अब दूसरी तरीके की बात करें तो दूसरा होता है अलिखित संविधान। इसमें क्या होता है कि परंपरा एवं रीति रिवाज पर आधारित होती है ये। ठीक है, ये संविधान कैसी होती है, जो परंपरा चली आती है, जो रीति रिवाज चल रहा था उसी पर आधारित होता है। और इसको कहाँ, किस देशों में इसको लागू है, तो ये ब्रिटेन और सऊदी अरब में ये कानून चलता है। ठीक है, अलिखित कानून चलता है वहां पर। अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट है भारत में संविधान। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार का संविधान है, देखिए भारत में जो संविधान है इसकी मांग 1895 में ही उठने लग गई थी। ठीक है, 1895 में उठने लग गई थी। तो वो किसने उठाई थी, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, जो स्वराज विधेयक अथवा संविधान विधेयक था, इसके तहत इन्होंने सर्वप्रथम संविधान की मांग उठाई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, 1934 में एम.एन. रॉय नामक एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। अब इन्होंने बोला कि हमें संविधान सभा चाहिए। ठीक है, संविधान सभा का हमें गठन कराना है, तो इसकी मांग करी थी एम.एन. रॉय ने। उसके बाद क्या आता है कि क्रिप्स मिशन आ जाता है फिर 1942 का। ठीक है, 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बोला गया था, ये प्रस्तावित हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, 1939 से 45 तक हुआ। 42 में जब क्रिस्प ये आया था 42 में क्रिस्प मिशन, तो इसके अंतर्गत बोला गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसमें कथन किसके थे, महात्मा गांधी जी ने इसमें कथन दिया था पोस्ट डेटेड चेक का। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था दिवालिया बैंक का चेक। ठीक है, इसको बोला गया था। अगला फिर आया कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, 1946 में अब क्या आया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 का। तो इसमें क्या थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हुआ करते थे। 3 सदस्य में पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे, कैबिनेट मिशन में मुख्य सदस्य थे जो अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक जो लॉरेंस थे वो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। और जो दूसरे व्यक्ति थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स क्या थे, ये व्यापार मंत्री थे। और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री। ठीक है, नौसेना मंत्री थे किसमें, जो कैबिनेट मिशन 1946 में लागू किया था इन्होंने। तो ए.बी. अलेक्जेंडर के बारे में बात करें तो इन्होंने 16 मई 1946 को उद्देश्य को स्पष्ट किया। ठीक है, इनके उद्देश्य को स्पष्ट किया था इन्होंने 16 मई 1946 को। अब कैबिनेट मिशन की जो योजना थी इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो कैबिनेट मिशन की योजना 1946 में लागू हुई। इसका उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना है। ठीक है, अब जो मांग उठाई थी एम.एन. रॉय ने, तो संविधान सभा का गठन करने का इनका मुख्य उद्देश्य था। और जो गौड़ उद्देश्य था, गौड़ उद्देश्य क्या था, भारत का विभाजन करना। अब दो उद्देश्य लेकर चल रहा था कैबिनेट मिशन। पहला तो इसका था कि संविधान सभा का गठन करना है, दूसरा इनका था कि गौड़ उद्देश्य क्या था कि भारत का विभाजन करना है। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन था इसके अनुसार सभा की सदस्यता तय की गई, जिसमें 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। ठीक है, तो संविधान सभा जो पहले बनाई थी उसमें कितने सदस्यों को लिया गया, 389 सदस्यों की संख्या नियुक्त की गई, जिसमें क्या होंगे 292 सीटें जो होंगी वो कहां से होंगी, ब्रिटिश प्रांतों से होंगी। बाकी जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों से होंगे। और जो 4 सीटें थी वो कहां से होंगी, वो होंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। जो चीफ कमिश्नरों का जो क्षेत्र था वहां से 4 सीटें ली जाएंगी और 3 सीटें होंगी देसी रियासतों से और 292 सीटें होंगी ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, अब जो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के जो 4 सीट थे इनके बारे में बात करें तो इन 4 सीटों में कौन कौन बैठे थे, एक तो थे अजमेर से मेरवाड़ क्षेत्र, दूसरा बलूचिस्तान क्षेत्र, तीसरा था कुर्ग कर्नाटक वाला क्षेत्र, चौथा था दिल्ली वाला क्षेत्र। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला बात करें तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस को क्या हुआ, इसमें सदस्यता में 208 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, 208 सीटें इनको मिली। और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। और जो बाकी अन्य शेष 15 सीटें बची वो निर्दलीय और अन्य पार्टियों को मिली थी। तो इसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था 208 सीटों का। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने जो अन्य शेष निर्दलीय प्रांत थे इनका चुनाव परिणाम में क्या हुआ कि जो कांग्रेस सीट थी इनको 208 मिले, मुस्लिम को 73 और अन्य शेषों को मिले। ये ठीक हो गया। ठीक है, अगली चीज क्या हुई थी इसमें कि
16 अगस्त 1946 को क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने लिंग सिद्धि कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में सांप्रदायिक दंगे हुए। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या मनाया, लिंग सिद्धि कार्यवाही दिवस मना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, संप्रदायों को लेकर आपस में दंगे होने लगे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो संविधान सभा हुई, संविधान सभा की स्थापना हो गई। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना होगी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई और पहली बैठक भी हुई थी उस दिन। ठीक है, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो यह बैठक जो हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली में, जो स्थित है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, जो वर्तमान में संसद भवन है। ठीक है, जो वर्तमान में संसद भवन है वहां क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित रहे, 211 सदस्य उपस्थित थे इस पहली बैठक में। ठीक है, अब इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठ क्या थे इसमें सदस्य थे, जिनको इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो पहली सभा हुई, बैठक हुई, इसका अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद जो मुस्लिम लीग था इसने क्या करा, इस संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार करा था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा इसका क्या हुआ, बहिष्कार हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरी बैठक भी इन्होंने करी 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद ही इन्होंने क्या करी थी, दूसरी बैठक भी आरंभ करी थी। ठीक है, दूसरी बैठक करी तो इसमें स्थायी अध्यक्ष अब बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया और इसके उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी को बनाया, लेकिन ये दूसरी बैठक में नहीं बने, ये बाद में बने थे 24 जनवरी 1947 को। ठीक है, एक महीने के पश्चात ये बने थे उपाध्यक्ष। उसके बाद एक संवैधानिक सलाहकार भी होते थे संविधान सभा के, वो होते थे बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। अब बात करें तीसरी बैठक की, तो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946, मतलब 2-2 दिन के अंतराल में इनकी बैठक हो रही थी। तो तीसरी जो बैठक हुई थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किए थे अपने, और उनके जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुए वो हुए थे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिए थे। ठीक है, प्रस्ताव इन्होंने रखा था 13 दिसंबर को तीसरी बैठक में, और पारित कब किए गए, 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लेना। अब इनके अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को होता है, जिसमें मुस्लिम लीग भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग भी क्या होता है, इसमें शामिल हो जाता है। अब नोट की बात करें तो इसमें देखिए 3 जून 1947 ईस्वी को क्या हुआ था कि दिल्ली में जो AIS था इसने भारत विभाजन की न्यूज को प्रसारित कर दिया। अब 3 जून 1947 को भारत विभाजित हुआ। ठीक है, इसकी न्यूज प्रसारित कर दी थी दिल्ली के AIS ने। ठीक है, AIS का मतलब होता है ऑल इंडिया स्टेशन। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेशन जो था इसने क्या करा, 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन की न्यूज प्रसारित कर दी थी। ठीक है, इसकी खबर फैलाई थी इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ था कि माउंट बैटन योजना लागू हुई। ठीक है, तो ये माउंट बैटन योजना का उपनाम भी है, जिसको भारत विभाजन योजना भी बोला जाता है। ठीक है, अब भारत का विभाजन हो गया, तो भारत का विभाजन जब हुआ 3 जून योजना भी इसको बोला गया, और डिक्की बट योजना भी इसको बोला गया। ठीक है, डिक्की बट योजना इसको बोला गया। इसके तहत हुआ क्या कि इस योजना के अनुसार, मतलब जो संविधान सभा थी इसके जो सदस्य थे इनकी संख्या 324 अब निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, पहले 389 निर्धारित की गई थी, अब इसको हटा करके 324 इसकी संख्या निर्धारित कर दी। अब संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 324 सदस्य होंगे, जिसमें से कहां से होंगे, जिसमें से होंगे 235 कहां से होंगे, 235 होंगे आपके ब्रिटिश भारत के लिए, बाकी होंगे 89 कहां से, देसी रियासतों से। ठीक है, देसी रियासतों से होंगे, बाकी यहाँ मुस्लिम लीग नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग हट गया था, उसके बाद तो भारत विभाजन हो गया था, तो उनका अलग प्रांत बन गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि पुनर्गठन हो गया। ठीक है, पुनर्गठन में इनकी संख्या 299 हो गई। ठीक है, अब 324 थी, अब क्या रह गई इनकी संख्या, 299 रह गई थी। ठीक है, 299 रही, जिसमें से कितने थे, 229 थे ब्रिटिश भारत से, और 70 थे कहां से, देसी रियासतों से। ठीक है, अगला देखिए संविधान सभा का पुनर्गठन। अब संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ था तो पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को इसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 299 थी। अब इसके तहत क्या हुआ कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर को ही हुई, जब इसका पुनर्गठन हुआ, भारत विभाजन भी हो गया। ठीक है,
भारत विभाजन के बाद पहली बैठक होगी जिसमें अब मुस्लिम लीग नहीं रहेगा, क्योंकि उनका तो अलग प्रांत बन गया था ना, तो मुस्लिम लीग हट गया, तो इसमें मुस्लिम लीग हट गए अब, तो इनका प्रांत अलग बना। तो उसके बाद पहली जो बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को, उसके तहत क्या हुआ कि जो अंतिम मतलब 1947 में बैठक हो गई, ठीक है। उसके बाद अंतिम बैठक इन्होंने करी थी 24 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या करी, अपनी अंतिम बैठक करी थी। इसी बीच में इनका क्या हुआ, संविधान मतलब निर्माण कार्य पूरा हो गया था, ठीक है। संविधान कार्य निर्माण पूरा हो गया था 1949 ईस्वी तक, ठीक है। 1949 में निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को इन्होंने अंतिम बैठक करी कि चलो अब संविधान को कब लागू करें, क्या करें, ये चीजें इनकी बैठक में हुई थी, ठीक है। अब इनके कुल बैठकों की बात करें तो इनके टोटल बैठक हुए थे 166 बैठक, ठीक है। 166 इनके बैठक हुए थे, जिनमें पूरा टाइम कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में इनकी 166 बैठकें हुई थी, ठीक है। जिसमें जो संविधान निर्माता था, इन्होंने 60 देशों से अधिकों का अवलोकन किया, 60 से अधिक देशों के संविधानों को इन्होंने जांचा परखा और उनका अवलोकन किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो इनमें जो प्रारूप थे, 114 दिनों तक विचार बहस हुई थी इनकी, ठीक है। विचार हुई थी, बहस हुई थी 114 दिनों तक पूरी। अगला है संविधान सभा के वाचन। अब इनके 3 वाचन भी होते हैं संविधान सभा के, तो कौन कौन से वाचन होते हैं संविधान सभा के वो देखते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा के जो वाचन हुआ था पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था, ठीक है। लगभग 5 दिन का इनका वाचन हुआ था, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 5 दिन का इनका वाचन हुआ पहला। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1947। फिर हुआ लास्ट वाचन 14 नवंबर 1949 से, जिस दिन क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ, और सॉरी इस 14 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 तक हुआ, जिसमें संविधान कार्य पूर्ण हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, संविधान निर्माण पूरा हो गया था। अब छोटा सा एक नोट है यहाँ पर, संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए की लागत आई, मतलब इसमें 63 लाख रुपए की लागत आई थी। 96,000 को हटाए तो 64 लाख इसको मान सकते हैं, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण करने में 64 लाख रुपए की लागत आई थी उस टाइम पे, ठीक है। आज से पूरे 70-80 साल पहले की बात है। अब देखिए, अब संविधान पूरा भी हो गया, बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो अब 26 नवंबर को क्या किया गया, इसको विधि दिवस मनाया गया था, ठीक है। प्रथम विधि दिवस कब मनाया था, हाल ही में 26 नवंबर 2015 को, ठीक है। 2015 को क्या किया गया, प्रथम विधि दिवस मनाया गया था, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, संविधान निर्माण पूरा हुआ था। अगला देखिए, संविधान सभा के जो योजनाकार थे, जिन्होंने योजना बनाई थी संविधान बनाने के लिए, वो थे कौन, SN मुखर्जी, ठीक है। SN मुखर्जी को बोला जाता है संविधान सभा के क्या योजनाकार। अगला देखिए, संविधान सभा की आलोचना। अब कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की थी। अब उस आलोचना करने वाले में थे पहले ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा था कि भारतीय जो संविधान है एक दलित देश का दलीय निकाय है, ठीक है। दलित देश का दलीय निकाय है, जिसमें सभा ही क्या है, कांग्रेस और कांग्रेसी सभा है, मतलब कांग्रेसी सभा है और सभा ही कांग्रेस है, ये बोला था। लॉर्ड विस्काउंट ने बोला था कि भारतीय संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, ऐसा बोला था, ठीक है। हिंदुओं का निकाय है, ऐसा बोला था इन्होंने। उसके बाद एक और तीसरे व्यक्ति थे, वो थे आइबर, ठीक है। आइबर जेनिंग्स थे। इन्होंने कहा था कि यह सभा वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने, वकीलों का स्वर्ग कहा था इसको। अगला है, संविधान सभा का प्रतियों पर 284 हस्ताक्षर हुए। जो प्रतियां थी संविधान सभा की, उस पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि संविधान सभा की प्रतियों पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने करे, तो हस्ताक्षर करे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे अंतिम हस्ताक्षर करे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या बने थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि भारत के संविधान का पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। संविधान का पिता या आधुनिक मनु बोला जाता है इनको, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो इनकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, तो इसके तहत कुछ फैसले लिए गए थे, ठीक है। इन्होंने कुछ फैसले लिए थे, जिसमें मुख्य रूप से क्या फैसले थे इनके कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये क्या होंगे, भारत के नए राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे। और जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत की रचना कर दी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में, ठीक है। आनंद मठ में इन्होंने रचना की थी। और जो तीसरा था, जन गण मन का
रचना किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि, इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, उसमें इन्होंने क्या करी? जन गण मन की, राष्ट्रगान की स्थापना करी थी। अगला जो ये जन गण मन की हम अगर बात करें, राष्ट्रगान की बात करें, तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में, ठीक है। 1911 ईस्वी में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इस कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था 1911 में, ठीक है। और जन गण मन का प्रकाशन होता है 1912 ईस्वी में, ठीक है। 11 में पहली बार गया, 12 में इसका प्रकाशन हो गया था। अब प्रकाशन किसने किया था इसका? तत्वबोधिनी पत्रिका ने, ठीक है। एक तत्वबोधिनी पत्रिका आती थी, उसने इसका प्रकाशन किया, जिसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक के साथ हुआ। तो इसका शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता, ठीक है। भारत भाग्य विधाता इसका शीर्षक रखा गया था और इसको प्रकाशित कर दिया था तत्वबोधिनी पत्रिका ने, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका ने इसको किया था। अब छोटा सा एक नोट है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? अमार सोनार बांग्ला। इसकी रचना भी किसने करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रगान तो इन्होंने बनाया, लेकिन इसके साथ साथ ही इन्होंने अमार सोनार बांग्ला की रचना भी करी थी रविंद्रनाथ ने, ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। अब संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए थे, तो इसमें उन्होंने जो मुख्य कार्य किए थे उस पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें जो इनके मुख्य कार्य थे, इसमें थे, पहले देखिए इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, ठीक है। जो संविधान सभा थी इसने क्या किया था कि 1949 ईस्वी में जो राष्ट्रमंडल होता है उसमें भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। पूरे राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, भारत को सदस्यता भी मिल गई थी राष्ट्रमंडल में। और इसने क्या किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान अपना दिया, ठीक है। राष्ट्रगान कब अपनाया ये पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950, जिस दिन क्या हुआ था कि इनकी अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन इन्होंने अपना राष्ट्रगान अपनाया। और 22 जुलाई 1947 को क्या किया था इन्होंने? राष्ट्रध्वज को अपनाया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था, देश आजाद होने से पहले ही। और एक नोट है छोटा, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की। जो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या करी थी कि एक घोषणा करी कि जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के संविधान सभा का निर्माण करने की घोषणा की थी, ठीक है। पाकिस्तान का संविधान सभा का निर्माण होगा ऐसा बोला था। अगला था भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1950 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो इसमें कुल कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। तो भाग तो इनके कुल 22 ही थे, ठीक है। 22 भाग ही थे, अनुच्छेद भी इसमें 395 ही थे। लेकिन चेंज क्या हुआ? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी उस टाइम पे, अभी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ये थे उस टाइम पे, और अभी के आंकड़े देखें तो अभी 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए संविधान के कुल अनुच्छेदों में से, अर्थात 15 अनुच्छेदों को, जो 15 अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एवं 393, इतने ये जो 15 अनुच्छेद हैं, इन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर, ठीक है, जिस दिन कार्य पूर्ण हुआ था संविधान का, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू करा, ठीक है। जो शेष अनुच्छेद थे इनको कब लागू करा? 26 जनवरी 1950 को लागू करा था, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट जो आज का संविधान का पॉलिटी का पहला सेट था, ठीक है। पॉलिटी का पहला सेशन था। अब इसमें हम आगे को जो बात करेंगे, इसमें हमने पूरी बात तो कर दी। अब संविधान लागू भी हो गया है, ठीक है। संविधान लागू हो गया है। अब संविधान के जो उद्देश्य होते हैं, प्रस्तावना होती है, और उसके जो विदेशी स्रोत थे कि किस किस देशों से संविधान को लिया गया था। जैसे बोलते हैं ना, संविधान में जैसे प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, न्यायिक पूर्वावलोकन है, और उसके जो तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको किस देशों से लिया गया था, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।